नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। मैं सही समय पर रिटायर्ड हो जाऊंगा 2027 में, अगर भगवान ने चाहा तो। ये लाइन जगदीप धनखड़ ने 12 दिन पहले दिल्ली में मौजूद जेएनयू में एक प्रोग्राम में कही थी। 21 जुलाई को उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया, लेकिन दावा ये हो रहा है धनखड़ ने खुद से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उनसे लिया गया है। अब ये अनुमान और पुख्ता इसलिए हो गया क्योंकि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हस्तक्षेप किया। मोदी ने धनखड़ को कुछ कहा जिसमें सीधे तौर पर मुझे लगता है बीजेपी की ओर से उन्होंने जो जगदीप धनखड़ पर एहसान किया, उस एहसान को वो याद रखने के लिए कह रहे होंगे। सुनकर आपको अजीब लगेगा, उनकी कलम से निकले एक शब्द की वजह से मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, वो दिल्ली में रहता है। साल 2010 में वो दिल्ली आया, MBA पास आउट था, लेकिन 4 साल तक स्ट्रगल करता रहा, नौकरी नहीं मिली। साल 2014 में उसे एक दिन एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। वो इंटरव्यू में जाता है। 5 लोगों के पैनल ने उससे सवाल किए, उसने जवाब भी दिया, लेकिन 5 इंटरव्यू लेने वालों में से 4 को वो कन्विंस नहीं कर पाया, जिस वजह से उन्होंने कह दिया नेक्स्ट टाइम। लेकिन उसी दौरान इंटरव्यू लेने वालों में से 5वें शख्स जो कंपनी का मालिक था, उसने रोक लिया और कहा एक बार इसकी क्षमता पर विश्वास करते हैं। उसने उसे मौका दिया और धीरे धीरे उस कंपनी में काम करने वाले लोगों के बीच वो पॉपुलर होता चला गया। सैलरी भी अच्छी खासी हो गई। लेकिन साल 2017 में कंपनी के मालिक ने किसी ऐसे मैटर पर उससे फेवर मांगा जिसे उसने करने से इनकार कर दिया। अब कंपनी मालिक को अच्छा नहीं लगा और उसे कह दिया इस्तीफा दो। साथ ही अपने उस एहसान की याद दिलाते हुए कहा कि किसी को ये नहीं कहना कि मैंने तुमसे इस्तीफा लिया, बल्कि ये कहना कि तुमने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। उसने वैसा ही किया। वो इस वक्त हालांकि एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पद पर काम कर रहा है। अब इस कहानी को सुनाने के पीछे PM मोदी की ओर से पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ को कही गई बात है। कल तक जिस जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति कह रहे थे, अब उनके उस पद के आगे पूर्व लग गया है। राजनीति और उसके पास की दुनिया यही है। यहाँ परिवर्तन एक कड़वी सच्चाई है। दोस्तों, धनखड़ साहब की राजनीति का लंबा अनुभव रहा है। 1989 में राजस्थान के झुंझुनू से पहली बार सांसद बने और चंद्रशेखर सरकार में संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। जनता दल टूटी तो कांग्रेस में चले गए। 1991 में अजमेर से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। हालांकि 1993 में किशनगढ़ सीट से विधायक बन गए। राजस्थान की राजनीति करना चाहते थे। 1998 में फिर झुंझुनू से लोकसभा चुनाव हारे। राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना उनका सपना था, लेकिन अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कद्दावर राजस्थानी के सामने उनकी राजनीति टिक ना सकी। साल 2003 में इस उम्मीद से बीजेपी में चले गए कि राजस्थान में बीजेपी का चेहरा बनेंगे। कांग्रेस में जहां उनके दौर के कद्दावर नेताओं ने टिकने नहीं दिया, तो बीजेपी में वसुंधरा ने हाथ नहीं रखने दिया। 2010 में धनखड़ को ये दर्द उनके बयान में छलका था। बयान दिया था, मैं जिस भी दल में रहा पूरे समर्पण भाव से रहा। मैंने पार्टी को अपना माना और पार्टी ने मुझे बेगाना। बीजेपी में भी संघर्ष करते रहे, लेकिन मौका मिला मोदी शाह की बीजेपी में। दोनों ने उनके संघर्ष और समर्पण भाव को पहचाना। पहले उन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया और फिर 2022 में उपराष्ट्रपति पद पर बैठाया। धनखड़ पश्चिम बंगाल को लोकतंत्र का गैस चैम्बर बता चुके हैं। सनातन को लेकर सेंटिमेंटल रहे हैं। धर्मांतरण पर कहा था देश में शुगर कोटेड फिलॉसफी बेची जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी खूब खरी खोटी सुनाने वाले उपराष्ट्रपति रहे हैं। संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने का पुरजोर समर्थन किया था। जज यशवंत वर्मा के घर नकदी मिलने पर कहा था, अब समय आ गया है कि कीड़ों से भरे डिब्बे और कंकालों से भरी अलमारी को
साफ किया जाए। कहा जाता है धनखड़ साहब को उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक ठाक रहा और उनके समर्पण भाव को नोटिस किया गया तो वो उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। सेवा भाव में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार की इतनी सेवा की कि भारत के इतिहास में पहली बार विपक्ष किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आ गया। हालांकि उसे मंजूरी नहीं मिली। किसानों को लेकर भरी सभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनाने वाले उपराष्ट्रपति भी रहे। अब धनखड़ साहब जिम्मेदारी से मुक्त हैं, पढ़ने लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी ने सोशल मीडिया पर धनखड़ के इस्तीफे पर कहा कि उन्हें अपने राजनीतिक अनुभव पर एक किताब लिखनी चाहिए। किताब का टाइटल वो एक्सीडेंटल वाइस प्रेसिडेंट रख सकते हैं। अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके लेकिन अपने राजनीतिक अनुभव पर पूरी किताब लिख सकते हैं। राजनीति के कई राज उनके सीने में दफन हैं। देखना बाकी है राज खोलते हैं या अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पीएम मोदी उनके इस्तीफे के लंबे अंतराल बाद 12:13 पर एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं, श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, मोदी जी की ओर से धनखड़ साहब को लिखे एक वाक्य में उनके इस्तीफे की पूरी कहानी छिपी है। मोदी जी इस्तीफे के बाद धनखड़ को कह सकते थे, आपने भारत के उपराष्ट्रपति समेत कई भूमिकाओं में देश की सेवा की, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन कहा क्या? भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। अब पीएम मोदी के इस कथन में एहसान है। वो धनखड़ को बीजेपी खासकर अपना एहसान गिना रहे हैं। इसके एक मायने ये भी निकलते हैं, धनखड़ ने अपनी इच्छा से इस्तीफा नहीं दिया बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। अब जाहिर सी बात है, जब उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर इस्तीफा लिया गया है तो गुस्से में तो बहुत होंगे। अब नाराजगी होगी तो बहुत कुछ ऐसे राज बाहर निकल सकते हैं जो बीजेपी की राजनीति के लिए तो अच्छे नहीं होंगे। पीएम मोदी राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। वो जो मैंने अपने दोस्त की कहानी सुनाई थी, मेरे दोस्त ने जो कंपनी के मालिक के लिए किया, अब मुझे लगता है पीएम मोदी भी ये धनखड़ से वैसा ही चाहते हैं। दोस्तों, धनखड़ के इस्तीफे के बाद ना तो सरकार की ओर से ना ही उपराष्ट्रपति के ऑफिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया। इससे राजनीतिक हलकों में अटलों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के मंत्रियों की ओर से भी कुछ विशेष नहीं कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो धनखड़ को कभी किसान पुत्र और प्रेरणादायक नेता कहते थे, उन्होंने इस्तीफे के 15 घंटे बाद इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया। ऐसे में संदेह तो पैदा होता ही है कि धनखड़ ने खुद से इस्तीफा नहीं बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। ये सही है कि धनखड़ बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे और हाल ही में हृदय संबंधी समस्याओं का इलाज करवा रहे थे। अब अगर इस्तीफा देना ही था तो मानसून सत्र से पहले दे देते। सत्र शुरू होने के बाद क्यों दिया? वैसे धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ के फैसले के पीछे के 3 चर्चित थ्योरीज हैं। धनखड़ के इस्तीफे की पहली थ्योरी, बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी इस चुनाव में अपने पैर पसारना चाहती है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि धनखड़ के इस्तीफे से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी इस बार बिहार में ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश में है। ऐसे में नीतीश को उपराष्ट्रपति बना देना एक राजनीतिक रणनीति हो सकती है ताकि उन्हें साथ बनाए रखा जा सके। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी इस अनुमान को हवा दी। उन्होंने कहा, अगर नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा। 22 जुलाई को धनखड़ ने राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं की। उनके स्थान पर जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह, जो 2020 से राज्यसभा के उपसभापति हैं, कार्रवाई की अध्यक्षता की। बिहार के एक नेता का उच्च सदन की कार्रवाई को चलाना एनडीए के लिए चुनावी दृष्टिकोण से फायदेमंद हो सकता है। धनखड़ के इस्तीफे की दूसरी थ्योरी, एक और थ्योरी यह है कि 21 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन जो घटनाएं घटी वह धनखड़ के इस्तीफे का कारण हो सकती है। धनखड़ ने एक नोटिस को स्वीकार किया था जिसमें 68 विपक्षी सांसदों ने जज यशवंत वर्मा को हटाने की मांग की थी। ये उस वक्त हुआ जब सरकार लोकसभा में एक अहम प्रस्ताव ला रही थी।
इससे सरकार को क्रेडिट लेने का मौका नहीं मिला। इसके बाद राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक में बीजेपी के 2 वरिष्ठ मंत्री जेपी नड्डा और रिज्जू शामिल नहीं हुए। ये बैठक संसद की कार्यसूची तय करने के लिए अहम मानी जाती है। हालांकि जेपी नड्डा ने कहा कि दोनों मंत्री पहले से व्यस्त थे और उन्होंने धनखड़ को सूचित कर दिया था। कांग्रेस ने नड्डा की एक टिप्पणी को भी अपमान बताया। विपक्ष के हंगामे के बीच नड्डा को ये कहते सुना गया, रिकॉर्ड पर सिर्फ वही आएगा जो मैं बोलूंगा। धनखड़ के इस्तीफे की तीसरी थ्योरी। एक और थ्योरी ये है कि धनखड़ के लगातार न्यायपालिका के खिलाफ तीखे बयानों से सरकार असहज हो गई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कानून रद्द किए जाने की निंदा करते हुए इसे संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन का आरोप लगाया था। उनके बयानों को अक्सर सरकार का रुख माना जाता था, जिससे सरकार आलोचनाओं के घेरे में आ जाती थी। बहरहाल धनखड़ ने अपने पद से क्यों इस्तीफा दिया, असल वजह या तो वो जानते होंगे या फिर बीजेपी में गुजरात लॉबी। लेकिन पीएम मोदी ने उन पर अपने एहसान का जिक्र तो किया। ये जिक्र इसलिए भी किया ताकि जाट समुदाय से आने वाले जगदीप धनखड़ जाट नेता सतपाल मलिक की तरह बीजेपी के खिलाफ मोर्चा ना खोल दें। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।